everyone, hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है पार्ट 12 BFUHS स्टाफ नर्स प्रीवियस पेपर। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिकॉज देखो BFUHS का क्या हिसाब किताब है, सेम टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन चाहे ये ना आए पर इसके रिलेटेड ही आएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है, ये क्वेश्चंस का बेसिक क्लियर है, तो वो भी MCQ आप कर लोगे। पिछले 11 पार्ट्स भी जाके देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A hospitalized patient is disoriented and actively psychotic. Which of the following will be the plan of nursing intervention? तो एक पेशेंट है जो कि साइकोटिक है और इस टाइम डिसओरिएंटेड है, तो हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी में क्या रहेगी? रिक्वेस्ट दैट द पेशेंट इंटरेक्ट विद पीयर्स, हम उसे कहेंगे कि पीयर्स के साथ इंटरेक्ट कर। इनकरेज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन यूनिट प्रोग्राम में उसको पार्टिसिपेट कराएंगे। रियलिटी ओरिएंटेशन, इन्वॉल्वमेंट इन लियोथेरेपी, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उसका रियलिटी ओरिएंटेशन कराओगी, क्योंकि पेशेंट फर्स्टली ओरिएंट होना चाहिए उस प्लेस और टाइम से। बाकी सब में आप ध्यान दो तो वो सब क्या कर रहा है, बस क्या कर रहा है, इंटरेक्शन ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? ओनली इंटरेक्शन कर रहा है। अभी हम उसको इंटरेक्शन तभी कराएंगे जब वो ओरिएंट होगा। उसे पता भी होना चाहिए ना कि अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा प्लेस है, क्या बंदे हैं, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। सो दिस इज, पहले हम रियलिटी ओरिएंटेशन कराएंगे। नेक्स्ट पे चलो। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, ये तीनों में क्या था? इंटरेक्शन। हम इसको काट सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स तो एक सेम ही है, तो एक तो हम कराएंगे नहीं, उसको कराएंगे तो तीनों कराएंगे। तो हमारे पास ऑड वन कौन सा रहा? रियलिटी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब डिजॉक्सिन 125 माइक्रो mg बाय माउथ एवरी मॉर्निंग, डायग्नोज्ड विद हार्ट फेलियर। द फार्मेसी डिस्पेंसेस द टैबलेट कंटेन 0.25 mg ईच। बीइंग अ नर्स, हाउ मेनी टैबलेट्स नीड टू बी एडमिनिस्टर इन ईच डोज? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाफ टैबलेट दोगे, एक टैबलेट दोगे, 1.5 टैबलेट दोगे, या फिर 2 टैबलेट्स दोगे? हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डिज़ायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। जो हमारे पास डोज हमें चाहिए, वो जो हमारे पास है वो होती है अवेलेबल डोज, जो हमारे फार्मेसी से आई है, और जो हमें चाहिए डिज़ायरेबल उसको बोलते हैं। तो जो हमें चाहिए दैट इज़ 125 माइक्रोग्राम, और 0.25 mg कितना है हमारा, वो लिख के आप मेरे को क्वेश्चन इसका आंसर बताओ, क्योंकि पिछले वाले किसी वीडियो में मैं ये करवा चुकी हूँ, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के 2 ही मेडिसिन के बारे में हमेशा ड्रग डोज कैलकुलेशन आती है, एक होती है डिजॉक्सिन के बारे में या फिर लिवोथायरॉक्सिन के बारे में। सो ये दोनों टैबलेट्स का अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप 1 नंबर ऐसे ही ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A community health nurse should include which of the following when informing a client about house care services? तो community health nurse क्या बताएगी पेशेंट को जब वो किसी को home care services के बारे में बता रही है? So a dependency on a home care nurse will develop. Home care will cost more than staying in the hospital. There are limits to advance in technology. Greater autonomy and control over self are fostered. So देखो, जब भी हम किसी को होम केयर देते हैं तो देयर वो लिमिटेड होती है, बिकॉज देखो कभी भी तुम वेंटिलेटर घर पे उठा के थोड़ी लेके आ सकते हो, ठीक है। कोई अच्छी जो बड़ी वेंटिलेटर्स, फिब्रिलेटर्स तुम घर पे थोड़ी लेके आ सकते हो, ठीक है ना। बड़ी मशीन्स होती हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी, आर्टिफिशियल वो डायलाइज़र किसी को लगना है, तो वो हम घर पे थोड़ी लेके आ सकते हैं। तो हम उसको ये भी बताएंगे कि अगर तुम घर पे होम केयर ले रही हो पर उसमें लिमिट होती है एडवांस टेक्नोलॉजी की। सो दिस इज़ द राइट आंसर। डिपेंडेंसी ऑन होम केयर नर्स विल डेवलप। देखो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि अगर तुम्हें दिक्कत ज़्यादा है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। होम केयर विल कॉस्ट मोर देन स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। नो, होम केयर जो होती है वो थोड़ी लो कॉस्ट में पड़ती है एज कंपेरिजन टू हॉस्पिटल। ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर सेल्फ केयर आर फ्रॉस्टेड। देखो दिस इज द ट्रुथ कि ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ केयर बंदे को पता चलती है, पर इसमें रोल किसका चल रहा है फिलहाल? कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इसमें कुछ नहीं कर रही, ठीक है, इसमें सेल्फ केयर आ रहा है बंदे का खुद। तो हमें तो कम्युनिटी हेल्थ केयर की ने जो बताना है पेशेंट को उसके बारे में पेशेंट को वो टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एन एथिकल डायलेमा फेस्ड बाय द नर्स? तो डायलेमा से भी एक क्वेश्चन आता है। डायलेमा क्या होता है? किसी भी चीज़ को बताने में झिझकना। तो कौन सी चीज़ बताने में जो है वो नर्स झिझकेगी? डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू प्लेस अ क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम, डिसाइडिंग द ऑर्डर इन विच स्टाफ मेंबर शुड टेक केयर देयर ब्रेक्स, deciding whether or not to ask other nurse to care a very complex patient, deciding whether
और नॉट टू टेल द क्लाइंट अबाउट क्लाइंट्स डायग्नोज। तो ऑलवेज याद रखना, हमेशा जो नर्स है वो बहुत प्रॉब्लम होती है किसी को डायग्नोज बताने के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, डिनाई करेगा, ठीक है, वो एंग्जाइटी में चले जाएगा, मुझे ये कैसे हो सकता है। तो हमेशा वो एक डिलेमा फेस करती है, क्योंकि बहुत अजीब होता है ना किसी को किसी की बीमारी में बताना, ठीक है ना। एक अच्छा खेलता हुआ इंसान, उसे थोड़ी पता होता है कि मुझे बीमारी हो रही है। सो उसको बताना एक डिलेमा होता है। वैसे भी अगर हम किसी को बताते हैं कि उसको ये दिक्कत है, चाहे डॉक्टर ही बताता है, बहुत डिलेमा, बहुत ही शक्ति चाहिए ये सब चीज़ें बताने के लिए किसी बंदे को। नेक्स्ट पे, when counseling a pre-eclamptic client about her diet, what should the nurse encourage? बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये। जब हम प्री eclamptic client को डाइट के बारे में बताएंगे तो क्या इंकरेज करेंगे? अवॉइड सिंपल शुगर, ईट अ वेल बैलेंस डाइट, रिस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, इंक्रीज इंटेक ऑफ फ्लूइड्स। तो देखो, मैंने सुना है कि बी और सी में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस है। कोई टीचर बी को बोलता है सी। देखो, अगर अकेला प्री eclamptic पेशेंट होता और वो प्रेग्नेंट हो तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सोडियम इंटेक, क्योंकि बेबी को भी जा रहा है। पर अभी वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो हम उसे ईट वेल बैलेंस डाइट ही देंगे। क्योंकि अगर वेल बैलेंस डाइट देंगे ना, देखो अभी की थ्योरीज ये बताती हैं कि वेल बैलेंस डाइट ही देंगे, उसमें वो ऑलरेडी बैलेंस्ड अमाउंट में ही सॉल्ट इनटेक करेगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बैलेंस अमाउंट में लेगी तो ठीक रहेगी, ठीक है। क्योंकि सोडियम जितना बॉडी को चाहिए एट द टाइम, जितना भी बॉडी उतना तो चाहिए ना, बॉडी को उतना तो लेना ही है, ज़्यादा नहीं लेना। तो हम उसको वेल बैलेंस, ताकि वो प्रॉपरली सब ले, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसकी कॉम्प्लिकेशन है? टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो कौन सी एक्सपेक्टेशंस देखने को मिलेंगी? आर्टेरियल ब्लड partial pressure of carbon dioxide below 10, arterial pressure blood pressure of blood partial carbon dioxide का above 40 है, blood pH level 7.5, blood pH level below 7.5। तो देखो, अब ऑब्वियसली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, एसिडोसिस हो रहा है, तो इट मीन्स कि जो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, क्या होगा, उसका ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से कम होगा। जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है? 7.35 से 7.45 ब्लड का पीएच। इससे बिलो हुआ तो क्या होगा? एसिडोसिस। इससे ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? एल्केलोसिस। इसमें भी एल्केलोसिस हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है? एल्केलोसिस हो रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वर्क कर रही है, ठीक है। बट इसमें पीएच जो है वो कम, जिसमें बिलो लेवल ऑफ ब्लड पीएच होगी, वो हमारा राइट आंसर होगा। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्स विल एडमिनिस्टर लिक्विड मेडिसिन टू द 9-year-old चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड वो अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा। एक 9 मंथ के बच्चे को वो लिक्विड मेडिसिन दे रही है, तो क्या अप्रोप्रिएट मेथड होगा? एडमिनिस्टर द मेडिसिन विद सिरिंज नेक्स्ट टू द टंग, मिक्स द मेडिकेशन विद द इन्फेंट फॉर्मूला इन द बॉटल, अलाउ द इन्फेंट टू ड्रिंक द लिक्विड फ्रॉम द मेडिसिन कप, होल्ड द चाइल्ड अपराइट एंड मेडिसिन बाय द स्पून। सो देखो, छोटा बच्चा है, 9 मंथ का है, हमें होल्ड ही करना पड़ेगा उसे अपराइट पोजिशन में, और स्पून के साथ हम उसे मेडिसिन देंगे। बाकी चीज़ें नहीं होंगी। देखो, टंग पे तो हम उसको सिरिंज से तो देंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, वो एस्पिरेट कर सकता है, इन्फेंट फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, और खुद तो करने देंगे नहीं, क्योंकि छोटा है, 9 मंथ तक वो नहीं पी सकता। उसको होल्ड करेंगे अपराइट पोजीशन में ताकि एस्पिरेशन ना हो, और उसे स्पून से मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्स हियर द अलार्म साउंड बाय टेलीमेट्री और कार्डिक मॉनिटर, क्विकली लुक्स ऑन द मॉनिटर, नोट्स दैट अ क्लाइंट इज इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, द नर्स रशेस टू द क्लाइंट्स रूम एंड रीचिंग द क्लाइंट्स बेड साइड, द नर्स फाउंड शुड डू विच एक्शन। तो नर्स कौन सा एक्शन करेगी? पेशेंट कौन से में क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब उसकी जो वेंट्रिकल्स हैं ओवरलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो डिलीवर 2 इफेक्टिव ब्रेथ्स करेगी, सीपीआर स्टार्ट करेगी, बिगिन चेस्ट कंप्रेशंस, या फिर डिटरमाइन अनरिस्पॉन्सिवनेस, ओपन द एयरवे। सो ऑलवेज याद रखना, हम उसकी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेलीमेट्री जो है वो अलार्म दे रही है। दूसरा, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, उसका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, ब्लड जो है प्रॉपरली फ्लोट नहीं हो रहा, जो उसका वेंट्रिकल्स है ओवरलोड हो रखे हैं, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ कि पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। तो हमें बिगिन करना है फटाफट चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर अ क्लाइंट विद एंग्जाइटी वुड बी, हम एक अप्रोप्रिएट गोल क्या बनाएंगे अगर किसी पेशेंट को एंग्जाइटी है? एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BFUHS का फेवरेट टॉपिक है, इसकी मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्लियर करिए। वेंटिलेट हर फीलिंग टू द नर्स, एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, लर्न सेल्फ हेल्प टेक्निक, बिकम डिसेंट्रलाइज टू पास्ट ट्रॉमा। सो
क्या करेंगे, हम क्या कराएंगे, उसकी वेंटिलेट करेंगे उसकी फीलिंग टू द नर्व्स, क्योंकि देखो एंग्जाइटी वाले पेशेंट को यही होता है कि उसका ओवरलोड हो जाता है थॉट्स का, ओवरलोड होने की वजह से उसको एंग्जाइटी होती है। इसलिए हम उसको कहेंगे कि जो भी चल रहा है दिमाग में उसको वेंटिलेट करो, मेरे साथ ओपनली बात करो, जिससे वो अप्रोप्रिएट गोल करेगा। रियलिटी से ओरिएंटेशन नहीं कराना, क्योंकि अगर वो रियलिटी से ओरिएंटेटेड होता तो वो एंग्जाइटी में जाता ही नहीं, ठीक है। इसलिए उसको पता है सेल्फ हेल्प टेक्निक्स तो कैसे करेगा पेशेंट, तो क्लाइंट, और अगर उसको सेल्फ हेल्प टेक्निक भी कराएंगे तो वो एंग्जाइटी का पेशेंट है, वो इतनी जल्दी उसको नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कहेंगे तो अपनी वेंटिलेट कर फीलिंग्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। Question at 7 a.m. The night nurse hangs a 500 ml bag DNS and adjusts the flow rate 35 ml per hour as per orders. If IV infusion at proper rate, how much fluid should be left in a bag in the day? Makes round at, उसने राउंड किया है 11:30 हाफ वे थ्रू द शिफ्ट। तो देखो 7 AM 500 ml की बॉटल लगी थी, ठीक है, और जब कितने घंटे कितने के रेट पे, 35 ml के रेट पे, और उसके बाद 7 AM की लगी हुई है और राउंड में कितने बजे, 11:30 जो है वो देख रही है नर्स, ठीक है। तो अब कितना हाफ वे उसमें अभी भी 500 ml DNS में से बचा होगा उसमें, तो हमारे पास ऑप्शन है 160 ml, 250 ml, 340 ml या फिर अनएबल टू डिटरमाइन। सो देखो कैसे निकालेंगे, 7 AM दिया था और हमें कब का काउंट करना है 11:30, तो काउंट कर लो कि कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 4.5 घंटे हो गए, इसमें 7, 8, 9, 10, 11:30, 4.5 घंटे हो गए, तो हमारे पास टाइम कितना है 4.5 घंटे। तो पहले क्या करेंगे, हमारा कितने ml के रेट पे चल रहा था 35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 140, 4 घंटे में 140 ml हमने उसको दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 500 में से 140 माइनस करेंगे, कितना करेंगे 140 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 360, कितना आ जाएगा 360। तो वहाँ पे कितने निकले थे, 4.5 घंटे, कितने 4.5 आवर्स निकले थे, तो हाफ में लगा लेते हैं कि हम 20 ml और चले गया, कितना चले गया 20 ml और चले गया, तो हमने 360 में से 20 और माइनस किए, तो राउंड ऑफ करके हमारा कितना आ जाएगा 340 ml, कितना आ जाएगा 340 ml, तो हमारा आंसर क्या होगा 340 ml, ठीक है। सो ये थे बाकी क्वेश्चंस में आपको, ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गए हों। देखो बेसिक क्लियर करो, BFUHS में बेसिक ही क्लियर है, टॉपिक गिने चुने 10-15 हैं, ठीक है। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो असिस्टेंस तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम के लिंक पे विजिट करना, मैं नीचे पिन कर दूंगी, वहाँ से आप मेरे से PDF बाय कर सकते हैं और मेरी पर्सनल असिस्टेंट से रोज़ तैयारी कर सकते हैं। उसमें मैं आपको रोज़ के रोज़ टॉपिक दूंगी, आपको वो पढ़ने और अपने डाउट क्लियर मेरे साथ करने हैं। सो कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं BFUHS में, आपका बेस क्लियर है, आप मेंटल कैपेबिलिटी आपकी उतनी है कि आप सोच सकते हो इसका क्या आंसर आना है, सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। So this is all about this video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel, और कमेंट में सेकंड क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना। और मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने स्टर्टिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, उसमें जो राइट आंसर था वो था स्टरलाइजेशन, बिकॉज बच्चों देखो उसमें पूछा था कि एब्सटिनेंस का ऑपोजिट, देखो एब्सटिनेंस मतलब नो इंटरकोर्स और स्टरलाइजेशन मतलब नो इंटरकोर्स, तो उसका अनदर ऑप्शन कौन सा हो सकता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन जो है करेक्ट ऑप्शन था, सबने गलत बताया है। तो बच्चों देखो क्वेश्चंस पे ध्यान से पढ़ो, और अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करके मेरे को मैसेज करो ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।